तो क्या किया हमने, धर्म के बारे कुछ क्लैरिटी हुई। क्यों की हमने ये चर्चा, क्यों किया हमने ये चर्चा? कनेक्शन तो याद ही नहीं रहता ना। ये धर्म की चर्चा हमने क्यों किया, वो तो ठीक है। न्याय धर्म सत्य, न्याय धर्म सत्य को क्यों बोला? मानव की परिभाषा, मानव की परिभाषा में क्या बोला कि मनाकार को साकार करने वाला भाग फिजिकल है, सुविधा वाला भाग है, लेकिन मन स्वस्थता मैं समझ गया हूँ, मैं समझपूर्वक सुखी हुआ हूँ, उसका प्रमाण है कि मुझको न्यायपूर्वक जीना आता है। मानव के साथ मैं परिवार में न्याय को प्रमाणित करता हूँ, समाज में धर्म को प्रमाणित करता हूँ। मानव धर्म, यहाँ धर्म का मतलब मानव धर्म। देखो विसुन्ना की स्थिति में ऐसा लग नहीं रहा है, बॉडी लैंग्वेज में सुस्ती दिख रही है। खाने का असर रहता ही है। हाँ, हाँ जी। तो देखिए धर्म को हमने पहचाना, होने का स्वरूप। तो चार अवस्थाओं के धर्म के बारे में बात किया, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था का धर्म क्या है, उसको होने के स्वरूप में पहचाना। लेकिन जब न्याय धर्म सत्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे न्याय का मतलब है कि मानव का परिवार में ज्ञान को प्रमाणित करना, समाधान को प्रमाणित करना। यहाँ धर्म का मतलब है मानव धर्म, और यहाँ मानव धर्म का मतलब है कि अखंड समाज के अर्थ में न्याय को प्रमाणित करना। तो मैं समझा हूँ, इसका पहला प्रमाण परिवार में। मैं समझा हूँ, मेरा परिवार समझा है, इसका प्रमाण समाज में। सभी परिवार समझे हैं, इसका प्रमाण चारों अवस्थाओं के साथ संतुलन पूर्वक जीने में। तो क्या बात हो रही है, मेरे को कोई अनुभूति होती है, मेरे को किसी का दर्शन होता है और आचरण मेरा ठीक नहीं है। क्या मालूम क्या होता है आपके साथ? तो ज्ञान को आचरण पूर्वक प्रमाणित किया जा सकता है, ये इस दर्शन का अद्भुत एक्सप्रेशन है। नहीं तो अभी तक अनुभूति को, किसी दर्शन को अनुभूति का विषय माना गया, स्वांत्य सुखाय कोई चीज़ माना गया, उसको आचरण पूर्वक आचरण में लाया जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है, परंपरा हो सकती है, उसके आधार पे मानवीय शिक्षा हो सकती है, उसके आधार पे मानवीय व्यवस्था हो सकती है। ये एक अद्भुत बात सामने आई है। तो हम क्यों कर रहे हैं? तो हमने न्याय को पहचाना। तो न्याय को पहचानने से हमारी ये क्लैरिटी बनी कि न्याय का मतलब क्या हुआ। फिर धर्म को अभी तक हम क्या मान रहे थे, है ना, चिन्ह, प्रतीक, कर्मकांड, किताब, मान्यताएं को हम धर्म मान रहे थे। और धर्म क्या निकला? चारों अवस्थाओं का अपना धर्म है और वो उनके होने का स्वरूप है। अब फाइनली हम बात कर सकते हैं सत्य की, कि फिर सत्य किसको बोल रहे हैं। तो सत्य किसको बोलते हैं? सत्य क्या होता है? सत्य क्या होता है? बोलचाल अभी रूटीन संसार में सत्य किसको बोलते हैं? सत्य किसको बोलते हैं? माइक, माइक।
वो तो दर्शन में बोल रहे हैं, संसार में सत्य किसको बोल रहे हैं? अभी सत्य उस चीज को बोला जाता है कि जो हमारे साथ एक्चुअल में घटित हुआ है उसको वैसा का वैसा ही दूसरे को बताना। घटी घटना को एज इट इज रिपीट करने को सत्य कहा। या सदा सच बोलो का मतलब उतना ही है कि जो घटना जैसे घटी है उसको वैसा बोलो। तो घटना ये घटी है कि मैंने आपको चोरी करते हुए देखा है, इसका सत्य से कोई लेन देन नहीं है। तो घटी घटना को रिपीट करना, घटी घटना को रिपीट करना है, इसका सत्य से कोई लेन देन नहीं है। उस घटना का गवाही देना तो ये सत्य नहीं है। अभी हमारा सब कुछ बहुत कन्फ्यूजन में रहता है। सदा सच बोलो, इसमें सच कुछ नहीं है। क्या करें? क्या बोला? सीखेंगे। पिलर के पीछे छिप छिप के बोलते हैं। आगे बहुत जगह है, अब पिलर के पीछे ठीक लगता है तो क्या करोगे? हाँ, मजा तो है ही है, सारा मजे का ही खेल है। चलो, है गूगल में देखना सत्य क्या बोलते हैं। अभी की परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो फिर सत्य हुआ कि वो जो चीज जिस रूप में है हम उसी रूप में उसको देख सकें। देखना क्या बोलता है गूगल। माइक दीजिए, गूगल का ज्ञान भी देखें पहली बार। है अच्छा लिखा है, सामान्य है। सत्य का शाब्दिक अर्थ होता है सते हितम, यानी सभी का कल्याण। अच्छा, नहीं ठीक है, ऐसा लिखा है। और कुछ एक ही लिखा है कि दो तीन मीनिंग है? हाँ पढ़ो ना, पता चल जाए। इस कल्याण को हृदय में बसाकर ही व्यक्ति सत्य बोल सकता है। एक सत्यवादी व्यक्ति की पहचान यह है कि वह वर्तमान, भूत अथवा भविष्य के विषय में विचार किए बिना अपनी बात पर दृढ़ रहता है। ये तो वही हो गया, घटी घटना को रिपीट करना है। नहीं नहीं, हो गया। अभी माइक दोगे तो फिर कहानी आ सकती है। हाँ बोलिए। अच्छा सर, चलो ठीक। ट्रूथ इज, आप कहाँ हो? सर इधर, हाँ हाँ हाँ, वननेस इन एक्शन, थॉट। ये आपकी परिभाषा है कि कहीं लिखी हुई है? वननेस इन स्पीकिंग, थॉट एंड एक्शन, इट इज एक्सेप्टेड एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड इट इज अ ट्रूथ। वननेस, मैं चोरी का सोचता हूँ, चोरी करता हूँ, चोरी बोलता हूँ, ये वननेस हो गया। ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता। उठो। एक ये अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्य के लिए कहा था। ओए होए, ये गूगल में आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा सत्य क्या है, होना या न होना, या दोनों ही सत्य है। जो है उसका होना सत्य है, जो नहीं है उसका न होना सत्य है। मुझे लगता है कि होना ना होना एक ही सत्य के दो आयाम हैं। शेष सब समझ का फेर, बुद्धि के व्यायाम है। किंतु न होने के बाद क्या होता है, यह प्रश्न अनुत्तरित है। और जो कुछ भी समझ में नहीं आया यही उत्तर है। नहीं, इंग्लिश में अच्छी लिखी है सर, थोड़ी सी इंग्लिश में है, ट्रूथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इन अकॉर्ड विद फैक्ट और रियलिटी। In everyday's language, the truth is typically ascribed to things that aim to represent reality or otherwise correspondent to it, such as beliefs, propositions, and declarative sentences. Truth is usually held to be the
opposite of the falsehood. जो फॉल्स नहीं है वो ट्रुथ। हाँ, पहली लाइन अच्छी है सर। ट्रूथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इन अकॉर्ड विद द फैक्ट एंड रियलिटी। बीइंग की बात कर। और एक और डेफिनेशन दिमाग में है मेरे, गीता में लिखी हुई, वो बोलते हैं भगवान ही सत्य है, मतलब मैं ही सत्य हूँ। मैं, जो हम जिस मैं की यहाँ बात कर रहे हैं, वो मैं ही सत्य हूँ, ऐसी डेफिनेशन लिखी है। मैं ही बोल देता हूँ। बोलो सर, बोलो। हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। सर, Hello. Truth is essence, referring to being truthful in one's thought, speech भाई and हिंदी में action. बताओ, इंग्लिश में मत बताओ। ये गूगल इंग्लिश में बता। आप English ट्रांसलेट करके बताओ। ट्रूथ इज जो आदमी के सच थॉट्स होते हैं, स्पीच होती है और एक्शन। हाँ, तो क्या हो गया इनको? ऐसे वो ट्रूथ है, सच, अकॉर्डिंग टू गूगल्स। ऐसा कोई शब्द या वाक्य जो हमारे द्वारा बोलने पर इस पृथ्वी पर या जहाँ भी जीव मात्र का अहित न हो, वो हमारी भाषा में सत्य है। अहित ना हो। हाँ, जीव मात्र का, किसी का भी। अहित ना हो। सर, मेरे अनुसार जो जैसा है प्रकृति में उसको वैसा ही देख पाना सत्य है शायद। अब मैं करता हूँ, ये बोर्ड साफ कर दो। क्लोज। हेलो सर, हाँ, सत्य के लिए गांधी जी ने कहा था कि सत्य केवल शब्दों की सत्यता ही नहीं बल्कि विचारों की सत्यता भी है, और हमारी अवधारणा का सापेक्षिक सत्य ही नहीं है बल्कि निरपेक्ष सत्य भी है जो ईश्वर ही है। गांधी जी सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं, सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं, इसी सत्य के प्रति निष्ठा है। बढ़िया। चलो रहने दो, कर दो, चलो इसको भी कर दो। हाँ जी, कितने लोगों को जर्नी जहाँ से पहले दिन से शुरू किया अभी तक की मैपिंग पूरी साथ साथ चल रही है? अच्छी बात, ठीक है। शिविर तो संतोषजनक है, ठीक चल रहा है। चलिए देखिए, धीरे धीरे हम कोर पार्ट की तरफ जा रहे हैं और जितनी बातें अभी तक हमने की उसको समराइज करें तो देखिए, क्वेश्चंस के रूप में क्वेश्चंस के रूप में हमने कहा था कि कुल मिला के जीना है। जीने का मतलब क्यों जीना है, इसको समझने के लिए क्यों जीना है और कैसे जीना है, ऐसी बात की थी। इसके लिए ये दो क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, इसके लिए क्या करना है?
मूल में देखेंगे तो कंटेंट के रूप में मानव के पास 3 ही क्वेश्चन है कि ये संसार क्या है, मैं क्या हूं और करना क्या है। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन हमारे पास कंटेंट के रूप में नहीं है। संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। इसमें से अभी तक की जो हमारी चर्चा ज़्यादा फोकस्ड रही वो कहाँ रही? तो ज़्यादा चर्चा हमने मानव को लेके किया और फाइनली मैं को पहचानने की कोशिश की कि मैं और शरीर 2 अलग अलग वास्तविकताएं हैं, और उसमें मानव को परिभाषित किया कि मानव एक, क्या बोला, सामाजिक पशु नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जीव नहीं है, वो न्यायिक सामाजिक इकाई है। हम क्यों इकट्ठा, सामाजिक होना मतलब इकट्ठा होना, हम क्यों इकट्ठा हुए हैं एक घर में या बहुत सारे लोगों के बीच? क्योंकि हम, मानव और पशु में अंतर इतना ही है कि मानव में समझने की ताकत है। तो मैं समझना चाहता हूँ और समझने का प्रमाण है कि मेरे को मानव के साथ और प्रकृति के साथ जीना आ जाए। इसी का नाम न्याय है। तो मैं न्यायपूर्वक जीने को प्रमाणित कर पाऊँ, न्यायपूर्वक जीने का प्रमाण ही धर्म है, और सत्य को समझेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं कि ये संसार क्या है। तो आज थोड़ा सा एक अगले स्टेप पे चलते हैं, अस्तित्व में व्यवस्था। अस्तित्व में व्यवस्था, जितनी अस्तित्व का मतलब हाँ, अस्ति मीन्स है, अस्ति मीन्स है, त्व मीन्स जो कुछ भी है वो व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है ना? है, जो है वो व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। इस शब्द का मतलब ऐसा है, जैसे गायत्व, लोहत्व और क्या होता है, पंचतत्व, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व सबसे नजदीक का शब्द लगता है कि व्यक्तित्व, यदि व्यक्ति है तो व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है, इसका नाम व्यक्ति है। अभी हम व्यक्ति हैं लेकिन व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में नहीं है, अव्यवस्था फैला रहे। तो इसलिए शब्दों की बनावट को भी देखेंगे तो बहुत एक एप्रिशिएट करने का जगह बनता है कि जिन्होंने भी शब्दों को बनाया है ना, काफ़ी एक गहराई से बनाया है। चलिए, तो जो कुछ है, क्या कुछ है, तो हमने एक पाया कि इकाइयां हैं, एकम है। एकम को देखा तो एकम एक है जिसको हम जड़ इकाई के रूप में पहचान रहे हैं, और उसको हमने एटम के रूप में पहचाना है, परमाणु के रूप में पहचाना है। परमाणु अकेला नहीं रहता, दूसरे परमाणु के साथ मिलके मॉलिक्यूल हो जाता है, इसको हम अणु के रूप में पहचानते हैं। वो अकेला नहीं रहता, बहुत सारे अणु मिलकर पिंड के रूप में हो जाते हैं। पिंड उसको बोल रहे हैं जब मॉलिक्यूल आंख से विजिबल हो गया। बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके जब आंखों से विजिबल हो गया तब उसको पिंड बोल रहे हैं। पिंड के रूप में हम देखते हैं कि हमको मिट्टी दिखाई देती है, पत्थर दिखाई देता है, मणि और धातु दिखाई देता है। इसको हमने नाम दिया पदार्थ अवस्था। ये सब हम साइंस में पढ़ते ही हैं।
ओ यार, मेरे को मत दिखाया करो। पदार्थ ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। तो अणु भी अकेला नहीं रहता है। अणु के साथ जब एक निश्चित ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर और नमी, ह्यूमिडिटी के संपर्क में आता है तो एक प्रकार का रासायनिक क्रिया के फल में हमको यौगिक उपलब्ध होते हैं, कंपाउंडिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये यौगिक में ही एक तरह का प्रोसेस आगे बढ़ता है तो हमको सेल उपलब्ध हो जाता है, कोशिकाओं से बनी हुई रचनाएं उपलब्ध हो जाती हैं। ये कोशिका से बनी हुई रचना ही पेड़ पौधे के रूप में दिखाई देती है, प्राणावस्था। सेल से बनी हुई रचना ही पशु और पक्षी के शरीर के रूप में दिखाई देता है, और ये ही हमको फाइनली मानव के शरीर के रूप में दिखाई देता है। ये सब भी हम साइंस में पढ़ते हैं। आगे चले। चले। और ये सारा पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव का शरीर मरने के बाद वापस पदार्थ अवस्था हो जाता है, और रासायनिक क्रिया के फल में ये वापस बनता रहता है। ये ठीक? यहाँ तक ठीक? इसमें से जो पदार्थ पेड़ पौधे हैं उनको हमने एक नाम दिया है प्राण अवस्था, क्योंकि कोशिकाएं सांस लेती हैं, सांस का मतलब प्राण है। तो पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था, 1 2, यहाँ तक का चीज हम साइंस में पढ़ते ही हैं। आगे एक दूसरी इकाई जो हमने पिछले दिनों में पहचानी, तो हमने कहा कि ये चैतन्य इकाई भी है, चैतन्य एकम है। ये एक ही प्रकार का होता है। ये जड़ परमाणु 108 या कम ज़्यादा, 108 से ऊपर भी है, तो ये 108 प्रकार के परमाणु हैं। चैतन्य इकाई एक ही प्रकार का इकाई है जिसको हम जीवन के रूप में पहचाना,
मानव के रूप में जब हमने ये जीवन नाम की इकाई को पहचाना तो हमने पहचाना कि इसमें निरंतर सुख की कामना है। निरंतर सुख मूल चाहत के रूप में उपलब्ध है ना। अक्षय बल शक्ति संपन्न है। सोचने समझने की असीम क्षमता है और समाधान पूर्वक सुखी होता है। ऐसा हमने मानव में देखा। ये किसने पहचाना? ये किसने पहचाना? ऐसा मानव ने पहचाना। ये जीवन यही जीवन जब पशु शरीर को चलाता है, इसका नाम जीव अवस्था है। यही जीवन अपने इवोल्व विकास की यात्रा में यही जब मानव शरीर को चलाता है तो इसका नाम ज्ञान अवस्था है, जिसमें कि हमने मानव को पहचाना। हाँ जी, बोर्ड सबके लिए विजिबल है? पीछे वाले बोर्ड दिख रहा है? हाँ जी, अब बोलिए। इस बोर्ड को देख के आपके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, कोई कंफ्यूजन लगता है? तो एक क्वेश्चन ये निकला कि पेड़ पौधों में चैतन्य का कुछ है कि नहीं है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे सभा में कितने लोग ये मानते हैं, हमने सुना है कि जैसे मानव सुखी दुखी होता है, ऐसे ही आंशिक रूप में पेड़ पौधे भी सुखी दुखी होते हैं। ठीक हो गया? पेड़ पौधे सुखी दुखी होते हैं और आप कब टमाटर में चाकू डाल देते हो? अच्छा, पहले कटा होता, कट के अपने आप घर में आ गया। तोड़ते टाइम होता है, उसके बाद नहीं होता है। अच्छा, है ना। और बैंगन की तो खैर नहीं, भुड़ता बना बना के और उस पर फिर मिर्ची का छोंक लगा लगा के। तो यदि पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं तो किसी को कष्ट देना पुण्य है कि पाप है? जोर से बोलो। तो हे पापियों, ये देखो नया मॉडल आया, जीव जीवस्य भोजनम। कौन है ये? सुना है। अब आप किसी के घर गए तो उसको लगा कि अच्छा नाश्ता आ गया है। हमारे जैसा जाएगा तो फिर भी बच जाएगा, हड्डियाँ ही मिलेंगी और क्या मिलेगा, है ना। आपके बाजू वाला चला गया तो हफ्ते भर का नाश्ता है। इस पे डाउट था। हाँ। कि क्यों कहा है? ऐसे ही है, सब अभी भी गोलमाल है। ये गोलमाल सर अभी भी एटम और ये चैतन्य इकाई जो है ये कहाँ से आई, ये डाउट आया पहले। तो पेड़ पौधे से पहले वो सब हो जाएगा जी। हाँ जी। तो जितने लोग अपने आप को, यदि हम ये मानते हैं कि पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं, तो उनको तोड़ना, मार के खाना, ये मानवीय कृत्य है कि अमानवीय कृत्य है? अमानवीय कृत्य है। तो आप सबको क्या कहें? हिंसक लोग कहें, अमानुष कहें, मानुष कहें, क्या कहें?
बोलो। तो आज से खाना खाना बंद। बोलिए। जिस सीमा तक हमारे शरीर की आवश्यकता है उस कहाँ हो आप? इधर सर, इधर। जिस सीमा तक हमारे शरीर को चलाने के लिए जो आवश्यक है उसको यदि हम काम में लेते हैं, क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। मतलब मैं आपको खा जाऊं ये मेरी मजबूरी? नहीं, आपके पास और अल्टरनेट विकल्प है ना बहुत सारे। अल्टरनेट ना हो तो खा लूं तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ऐसा तो ठीक। ऐसा तो बहुत दिक्कत में है। आइए, स्वागत है। आगे आ जाइए, थोड़ा सा इधर करेंगे। हाँ जी, तो जैसे हमारी चर्चा चल रही थी तो उस क्रम में देखिए, फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे ही ये लिखते, क्योंकि जगदीश चंद्र बसु ने भी जो एक्सपेरिमेंट किया जिसमें क्रिस्कोग्राफ इंस्ट्रूमेंट को हम अपने स्कूल टाइम में पढ़ते थे, हैं? है ना? तो इसका मतलब है कि जो कुछ भाषा के रूप में उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, ऐसा बोला। अब जब साइंस जीवन शब्द को यूज करता है तो स्पेसिफिकली तो उसका मतलब सेल मल्टीप्लिकेशन होता है, कोशिका का सांस लेना और सेल का मल्टीप्लाई करना। लेकिन हमारी जो सामाजिक कंडीशनिंग और आस्था के साथ जो कंडीशनिंग पाई जाती है वो बहुत कॉमनली पाई जाती है कि हम ये मानते हैं कि आंशिक रूप से पेड़ पौधे भी सुखी दुखी होते हैं। ठीक हो गया? और ये गहरे में काफ़ी फैल के पाई जाती है। फिर थोड़ा सा इस पे तर्क किया जाए कि देखो, हम लोग शाकाहारी लोग हैं, अहिंसक लोग हैं, और यदि पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं तो पेड़ पौधों से उनको काटना, तोड़ना, मिर्ची डाल डाल के फ्राई करना, और बैंगन की तो खैर नहीं है ना, भरता ही बना देंगे तो इससे उसको दुख उख होता होगा, नहीं होता होगा? भैया, दो एक्सपेरिमेंट्स से पता नहीं कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे हैं। एक है जो साइंस बोलती है कि वर्टिब्रे और कॉम्प्लेक्स न्यूरल लिंक्स हैं नहीं पेड़ में, इसीलिए उनको पेन फील नहीं होता पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। पर दूसरे साइड से और एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो सेम पेड़ को उगाते हैं, सेम पानी और सब देते हैं, पर एक में उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं लाइक आई लव यू और ऐसा सब, उसका वो खिल उठता है। सेम ही एनवायरनमेंट में अगर हेट वाला एफर्मेशंस देते हैं तो वो मुरझा जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। माइक। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि अगर पानी लेके गार्डनर आता है तो दे फील वेरी गुड, एंड एट द सेम टाइम इफ समबडी इज कमिंग विथ सम कटिंग डिवाइस, देयर वाइब्रेशंस आर डिफरेंट। ये भी पाया गया। ठीक। सर, प्लांट्स में पेन रिसेप्टर्स ही नहीं होते हैं तो उनको पेन हो ही नहीं सकता है, और सुख का पता नहीं है मेरे को। किसका पता नहीं? सुख का पता नहीं। अच्छा ठीक है, यदि सारे लॉजिक को इकट्ठा किया जाए तो हम क्या कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं? पेड़ पौधे सुखी दुखी होते हैं कि नहीं होते? हेलो, ये क्वेश्चन है कि हम पेड़ पौधे को खाते तो हमें पाप लगता है कि नहीं लगता हाँ, है? उससे से यदि सुखी दुखी होते हैं तो पाप लगता है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जैसे हमने बोला कि चारों अवस्था है प्रकृति के अंदर, और चारों अवस्था एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सारे अवस्था एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो हम एज अ मानव भी हम लोग प्राण अवस्था पे डिपेंडेंट तो है ही है। कब तक हम लोग उसका खाना खाए या उसको यूज़ करें तो हमको नहीं लगेगा पाप, जब तक हम लोग उसको आवर्तनशील कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करके वापस प्रकृति की दूसरी अवस्था को कुछ देंगे। फिर ये भी सोच सकते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा हो गई है तो उसको खाया जा सकता है।
क्योंकि आवर्तनशीलता प्रॉब्लम में आ गई है। तो मानवी मानवी को नहीं खा सकता है? क्यों, क्योंकि कौन वो तो सा नियम है वो? सेम अवस्था यदि है। जीव जीवस्य भोजनम है तो किस नियम से नहीं खा सकता है? एक अवस्था दूसरी अवस्था को खा सकती है शायद, बट सेम अवस्था अपने आप को खा नहीं सकती, ऐसा मेरा। जैसे सिंह अपने पेड़ को खा पौधे सकता है। पेड़ पौधे को खाते हैं, नहीं, सिंह जो है मतलब पशु अवस्था। जानवर को खाते हैं। हाँ वो है, वो बराबर है, तो वहां पर नहीं अटक। और पेड़ पौधे भी कीट पौधों को, कीट पतंगों को खाते हैं। हाँ तो वो तो दूसरी अवस्था है, बट हाँ ये ठीक हो गया सर। जो जनरल परसेप्शन है वो यही है कि पेड़ पौधे सुखी दुखी होते हैं और फिर उनको हम मार मार के खाते हैं। तो ये किसी भी सभा में ये कॉन्ट्राडिक्शन रहता ही है और ज़्यादा हम सोचते नहीं हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा सर, सोचने का काम नहीं है सर हाँ। वैसे देखा जाए तो किसी किसी पौधों के जो हम छूते हैं तो मतलब वो किसी किसी को नहीं छूते हैं, सभी को छूते हैं। बोर्ड को भी मैंने छू दिया है, ये भी प्रभावित हो गया है। जहाँ मेरी उंगलियां रखी हैं वहाँ बोर्ड का टेम्परेचर बदल गया है, तो सारे पौधे ही छुई मुई होते हैं। कोई कोई का प्रभाव इतना ज़्यादा है उसमें, उसका एक्सेप्टेंस या उसका प्रभाव इतना अधिक दिखाई देता है कि हम आँखों से नोटिस करते हैं, बाकी को आँखों से पता नहीं चलता है। प्रभावित सभी इकाइयाँ दूसरी इकाई से प्रभावित होती हैं। हाँ, नॉन लिविंग भी, ये बोर्ड प्रभावित हो गया है। तो ऐसा विचार आता है दिमाग में कि जो पेड़ पौधे होते हैं, हो सकता है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा हो कि वो हमको देने से ही खुश होते हो। हाँ हाँ हाँ, कि हाँ ठीक है, मैं हाँ। ये दे देता हूँ, मेरे को काट ले जाओ, मैं खुश हाँ, हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि इंसान भी होता है कभी कभी, अभी देश के लिए बलिदान करता है कोई, तो वो खुशी खुशी करता है ना। घर के लोग बुजुर्ग हो जाएं फिर वो धीरे से कहें अब तो हमारा कोई काम बचा नहीं है, तुम नाश्ता ही कर लो। एक्चुअली सर ऐसा समुद्र में होता है, जब बहुत सारे लोग समुद्र में फंस जाते हैं तो उनमें से कुछ मिलके एक को मार के खा जाते हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ कि ऐसा ही फिर हम भी आपस में कर सकते हैं। आओ। पेड़ पौधे मतलब ये करके उनकी उपयोगिता साबित कर रहे हैं पूरे प्रकृति में। हाँ, मतलब क्यों ही अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है कि आप उससे जबरदस्ती करा ले रहे हो। मतलब वो बने उसके लिए। आप मेरे घर आए, मैं आपका नाश्ता कहूँ, फिर मैं कहूँ कि नहीं नहीं उसकी उपयोगिता सिद्ध हो गई। नहीं तो उसको फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे को जीना है, उसके लिए मेरे को जिंदा भी रहना है, और जिंदा रहने के लिए मेरे को दूसरे की ऊपर थोड़ा डिपेंडेंस तो है ही है। चलो हो गया, हो गया। देखिए, जैसा कि हमने चर्चा किया कि यदि पूरे अस्तित्व को देखें तो उसमें दो प्रकार की इकाइयां हैं। एक प्रकार की इकाइयां हैं जिसको हम परमाणु के रूप में पहचानते हैं, जड़ परमाणु के रूप में पहचानते हैं, जिसको हमने 108 118 परमाणुओं के रूप में लोहा, एल्युमिनियम, गोल्ड सबके रूप में पहचाना है। एटम ही मिलके मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल मिलके ही किसी पिंड के रूप में जो हमको आँख से देख सकते हैं, इसको हमने पदार्थ अवस्था के रूप में पहचाना। अणु ही किसी निश्चित ताप, दाब और नमी से रासायनिक क्रियावश कंपाउंडिंग प्रोसेस में आता है और फाइनली एक कोशिका सेल फॉर्मेशन दिखाई देता है। और पेड़ पौधे भी कोशिकाओं से बने हैं, पशु पक्षी का शरीर भी कोशिका से बना है, मानव का शरीर भी कोशिका से बना है। ये सब मरने के बाद वापस पदार्थ हो ही जाते हैं और वापस ये सब बनते ही रहते हैं। इसमें से पेड़ पौधे को हमने प्राण अवस्था, सांस लेने वाली इकाइयों के रूप में पहचाना है। पशु पक्षी का शरीर है, लेकिन जब तक उसको कोई जीवन नहीं चलाएगा, वो जीवन जिसको हमने मानव शरीर को चलाती हुई इकाई के रूप में पहचाना, जीवन है जिसमें निरंतर सुख की कामना है, जिसमें सोचने समझने की असीम क्षमता है। मानव में हमने ये पहचाना कि वो समाधान से सुखी होता है, लेकिन भ्रमित मानव में ये भी देखा कि वो इंद्रियों से सुखी होने का प्रयास करता है ना। वो भी एक स्टेज देखी, फाइनली ऐसा देखा यही जीवन अपनी इवोल्यूशन की लोअर स्टेजेस में पशु शरीर को चलाता है, यही जीवन अपने इवोल्यूशन के हायर स्टेजेस में मानव के शरीर को चलाता है। और फाइनली मानव वंश परंपरा नहीं है, मानव ज्ञान परंपरा है। वंश बढ़ा के हमको तृप्ति नहीं हुई है, वंश बढ़ा के मानव इस धरती पे रहेगा ऐसा कह पाने की स्थिति नहीं बन रही है। तो फाइनली मानव एकमात्र इकाई है जो ज्ञान से ही तृप्त होता है और ज्ञान को मल्टीप्लाई करके ही तृप्त होता है। इसलिए मानव को ज्ञान परंपरा की इकाई के रूप में देखा।
अब इस चर्चा को आगे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ जो कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, एक तो ये होते हैं कि हम कैसे पहचानें कि किस शरीर को जीवन चलाता है, किस शरीर को जीवन चलाता है। एक और समझने लायक बात है कि जीवन ही, जिसको जीवन बोल रहे हैं, जिसको हमने मैं कहा, परंपरा में उसको आत्मा शब्द से इंगित करने की कोशिश की, ये जीवन अपने आप में, ये जीवन ही, जीवन में ही देखने की ताकत है, ये दृष्टा है, जीवन में ही कर्ता पद है, इसमें कर्म करने की कल्पनाशीलता है और मानव शरीर के माध्यम से उसको करता है, और जीवन ही सुख दुख को भोगता है। ये जो भोगने वाला पार्ट है, जो भोगने का मतलब है कि सुख दुख को भोगना, सुख दुख को भोगना, ये भोगने वाली चीज केवल और केवल इस जीवन नाम की एंटिटी में है, जो मैं हूं, आप है। तो अब यदि आगे बढ़ते हैं कि किस शरीर को जीवन चलाता है, ये एक क्वेश्चन है जिसमें कि हम कह रहे हैं कि जगदीश चंद्र बसु से लेके और हमारी आस्थाएं सब उसमें मिक्स होती हैं। एक और क्वेश्चन है, जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो हम सारी चीज़ों को दो पार्ट में पढ़ते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग तो पदार्थ हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन जब हम लिविंग की बात करते हैं तो साइंस के लिए क्यों ये तीनों एक हैं? क्यों तीनों को एक कैटेगरी में रख दिया? क्योंकि तीनों कोशिकाओं से बनी हुई रचना है, इसलिए साइंस के लिए तीनों एक है। साइंस किसी आत्मा नाम की चीज़ को नहीं पहचानता है, जीवन नाम की चीज़ को नहीं पहचानता है, इसलिए साइंस के लिए ये तीनों शरीर ही हैं। तो अब हमारा ध्यान इस पे भी जाता है कि यहाँ हम चीज़ों को चार बोल के क्यों अध्ययन कर रहे हैं, साइंस में हम दो बोल के क्यों अध्ययन कर रहे हैं। इस पार्ट पे ध्यान गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि जीवन किस शरीर को चलाता है। तो जीवन के बारे कहा कि जीवन किस शरीर को चला सकता है, तो हमारी पिछले 7 दिन की चर्चा में ये निकल के आया कि जीवन उसी शरीर को चला सकता है जिसमें कि विकसित मस्तिष्क हो। विकसित मस्तिष्क मतलब ऐसा मस्तिष्क जो शरीर के सूचनाओं की प्रसारण मुझ तक कर सके और जो मेरी मान्यताओं के अनुसार शरीर को चला सके। तो ब्रेन क्या हुआ, है ना, माध्यम हुआ शरीर की सूचनाओं को मुझ तक पहुंचाने के लिए और मेरे आदेशों को शरीर के माध्यम से, शरीर के थ्रू एग्जीक्यूट करने के लिए, एक्ट करने के लिए। तो विकसित शरीर को फिजिकली खोल के देखा जा सकता है कि ये विकसित है कि नहीं, उसकी रचना से उसको पहचाना जा सकता है। दूसरा, यदि जीवन नाम की कोई चीज है तो उसमें मिनिमम मानने की घटना है। मानना, जीवन में मानने की घटना है, इसलिए उसको सिखाया जा सकता है। सीखना मानव का, सीखना जीवन का मिनिमम एक्सप्रेशन है। जैसे हम आदमी को भी नाम लेके बुलाते हैं और कुत्ते को भी नाम लेके बुलाते हैं, गाय को भी नाम लेके बुलाते हैं, है ना। हमारे पास 30-32 गाय हैं, तो सुबह सीता आवाज मारेंगे तो 25 बच्चों में से केवल सीता का बच्चा निकल के आएगा, बाकी आराम से खड़े रहेंगे दूध पीने के लिए। तो वो भी अपने नाम को वैसा ही पहचाने हुए है जैसा हम पहचाने हुए हैं। हम जितने पशुओं को पालतू बना पाए हैं वो इसलिए बना पाए कि उसको हमको सिखा पाए। इसका मतलब है कि मानव में जीवन में मिनिमम मानने की क्रिया है तो उसको कुछ सिखाया जा सकता है। तीसरी चीज है, यदि जीवन है तो वो जीना चाहता है। जब भी जीने के अगेंस्ट कोई स्थिति बनती है तो वो भयभीत होता है।
तो ये 3 चीज़ें हो गई जिससे हम पहचान सकते हैं कि कोई किस शरीर को वो जीवन चला सकता है कि नहीं, जिसको कभी हमने आत्मा के रूप में पहचानने की कोशिश की है। तो अब एक एक करके बात कर सकते हैं। जैसे पदार्थ में विकसित मस्तिष्क है, कुछ सिखा सकते हैं, छुट्टी हो गया। तो पदार्थ तो पहले से भी संदेह के घेरे में नहीं है। अब पेड़ पौधे की बात करते हैं। पेड़ पौधे में विकसित मस्तिष्क होता है? नहीं होता। पेड़ पौधे को सिखा सकते हैं? रामलाल आएगा तो टहनी घुमा के मार देना, ऐसा नहीं सिखा सकते। जैसे कुत्ता हमारे पीछे आए और कुत्ते को 4 डंडे ठीक से लगा दें, फिर कुत्ता आपको पहचानता है कि नहीं? अच्छे से पहचानता है। इसके 50 कम से कम 100 मीटर दूर से निकलना है तो आपके नज़दीक तो नहीं आएगा। और 4 रोटी डाल दिए तो जहाँ बैठोगे वहीं बाजू में आके बैठेगा। तो हमको समझ में आता है कि भयभीत होने का मतलब क्या होता है। क्या हम पेड़ पौधे को भयभीत कर सकते हैं? प्रभावित होना और भयभीत होना अलग बात है। प्रभावित होना और भयभीत होना अलग बात है। तो इससे एक हमारी क्लैरिटी बनती है कि पेड़ पौधे में ना विकसित मस्तिष्क है, ना उसको सिखाया जा सकता है वैसा सिखाना जैसा हमने किसी पशु पक्षी को सिखाया है, और ना उसको भयभीत किया जा सकता है। इससे सिद्ध होता है कि पेड़ पौधे शरीर को, पेड़ पौधे को कोई जीवन नहीं चला सकता है जो कि सुखी दुखी होता है, जो कि मैं हूँ, आप हैं, या एक पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन है। तो पेड़ पौधे में क्या चीज़ है? कोशिकाएं। कोशिकाएं क्या चीज़ हैं? मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कुल मिला के कोशिकाएं ही हैं। कुल मिला के अणु ही हैं। अणु का मतलब परमाणु ही है। परमाणु का मतलब 108 में से ही कुछ होगा। तो अणु परमाणु में किसी तरह का सुखी दुखी होने वाला कंपोनेंट नहीं है। कोशिका शुद्ध रूप से अणु परमाणुओं से बनी हुई एक रचना है, रासायनिक क्रिया के फल में बनी हुई रचना है, इसलिए वहाँ सुखी दुखी होने वाला कोई कंपोनेंट नहीं है, प्रभावित होते हैं। हाँ, माइक उठाया है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो फिर उनका क्या रोल है? मतलब वो पशु पक्षी में भी नहीं आ सकते क्योंकि ब्रेन नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले पेड़ पौधे से निपट लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इसका मतलब है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे आदिवासियों में भी बस्तर में रहा हूँ तो वहाँ भी ये बोलते हैं कि कोई पेड़ काटना है तो पेड़ काट नहीं सकते, तो किसी पेड़ को लगातार गाली वाली देते हैं, ऐसा बताते हैं, मैंने कभी होता हुआ देखा नहीं है, तो वो सूख जाता है। सूखे पेड़ को काट सकते हैं तो फिर वो काट लेते हैं। तो हमारे भाव का प्रभाव पेड़ पौधों तक जाता है, ऐसी कुछ कुछ बातें काफ़ी कॉमनली हम सुनते हैं। हाँ, उसको हैंडल करें कि वो क्या, मतलब फिर वो क्या बोल रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक दूसरी टेबल खोलते हैं, तो देखिए, यदि पदार्थ को देखें प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। यदि पदार्थ को देखते हैं, यदि पदार्थ को देखते हैं तो उसमें पहचानना और निर्वाह करना होता है। दो क्रियाएं पदार्थ में हो रही हैं। जैसे हम लोहे पे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं कि आदमी पे? लोहे पे, क्योंकि लोहे के आचरण की निश्चितता है। आदमी कब क्या करेगा पता नहीं। इसका अर्थ ये हुआ, क्यों लोहे के आचरण की निश्चितता है?
क्योंकि लोहे का परमाणु जिस ताकत के साथ में दूसरे परमाणु को पकड़े हुए है, वो लगातार उतनी ही ताकत से एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। उसी ताकत को हम छत के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ये हमेशा बना रहता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लोहे के परमाणु में एक दूसरे को पहचानने की प्रॉपर्टी है, और पहचानने की प्रॉपर्टी है कि बीच बीच में छोड़ देता है जब मूड करता है। जैसा पहचानता है वैसा ही निभाता है। एल्युमिनियम पहचानता है कि लोहे के साथ में नहीं जुड़ना है, इसलिए एल्युमिनियम और लोहे की वेल्डिंग नहीं हो सकती है। ठीक, इसलिए सारी रासायनिक क्रिया कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा ये हमको पता होता है। इसी का नाम ही केमिकल इंजीनियरिंग है, या केमिकल का सारा पूरी दुनिया है। तो इसका मतलब है कि जितना भी जड़ संसार है, और यहीं तक नहीं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया है कि धरती के चारों तरफ चांद 3600 किलोमीटर पर आवर की गति से लगातार घूम ही रहा है। धरती सूरज के चारों तरफ 1,00,000 किलोमीटर पर आवर की गति से घूम ही रही है। और यदि धरती सूरज के चारों तरफ 1,00,000 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमती है और चांद को धरती के चारों तरफ घूमना है, तो चांद को क्या करना पड़ेगा? तो चांद की दो गतियां हो गई। एक गति तो वो है कि जो उसको 1,00,000 किलोमीटर की स्पीड से धरती के साथ साथ दौड़ना है। 1,00,000 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ते हुए उसको चक्कर भी काटना है। तो 1,00,000 ऐसे और 3600 किलोमीटर ऐसे। मजेदार है ये, बहुत मजा आता है इसमें। शादी के पहले करता है, बहुत चक्कर काटता है। देखो, यदि ये सोलर सिस्टम है और ये धरती है और ये चक्कर काटेगा, तो 1,00,000 किलोमीटर की स्पीड से ऐसे चलेगा और ये फिर ऐसे ऐसे चलेगा। है? और अब सन भी चक्कर काट रहा है 7,00,000 किलोमीटर, और गैलेक्सी काट रही 22,00,000 किलोमीटर। तो मामा का क्या हाल होगा? मामा की तो वाट लग गई। है तो अद्भुत है। है? तो इसका अर्थ यह हुआ कि पूरी सृष्टि में पदार्थ अवस्था में पहचानना और निर्वाह करने की निरंतरता बनी हुई है, और वो अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है। भाई, धरती अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, तो हमारे यहाँ रात और दिन की बात करते हैं। वो अंडाकार घूमती है। धरती को कैसे पता कि मैं अंडाकार घूमूं ताकि इसको नींबू भी मिल जाए, आम भी मिल जाए? ऋतु परिवर्तन होता है तभी हमको सारी फसलें मिलती हैं। ठीक, तो धरती और सूरज ने मिलके उसके मानव रूपी बच्चे आने के लिए इतनी व्यवस्था कर रखी है? आओ, 15 करोड़ किलोमीटर दूर एक आग का गोला के चारों तरफ धरती यदि इलिप्टिकल नहीं घूमे तो धरती पर ऋतु परिवर्तन नहीं होंगे, और वो भी अपनी एक्सिस से 23 डिग्री टिल्ट है। ये एक्सिस पे 23 डिग्री टिल्ट होने की पूरी कहानी है। समझे प्यार क्या चीज होती है? हम तो किसी के घर के सामने टिल्ट हुए खड़े हैं, हमको कहाँ पता चलेगा? आहो, ये तो अच्छा है। जो बिल्डर को पता नहीं है 1,00,000 की स्पीड से घूम रही है, नहीं तो बिल्डिंग बनानी बंद कर देगा। तो इससे ये पता चला कि ये धरती
ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्सी तक जो कुछ भी है वो उसमें पहचानने और निर्वाह करने का काम बना हुआ है, और ये बहुत इंटेलिजेंटली हो रहा है। इसी से हम कहते हैं कि पदार्थ में भी कोई चेतना है। इसी को हम बोलते हैं कि इतना सोचा, हम अपना घर चलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, तब घर नहीं चल रहा। अपने विचार व्यवस्थित रहें उसके लिए पूरी साधना कर रहे हैं, फिर भी उठपटांग विचार आ रहे। हमारी सारी कोशिशों के बावजूद गलतियां हो रही हैं, और वहां क्या महिमा है कि सब कुछ परफेक्ट है। ये देखो, पैसे की बात बीच में करोगे ही। मतलब अपने लिए तो पैसे देके सब कुछ होता है, काम की बात तो एक बात पता चली कि पदार्थ अवस्था में पहचानना निर्वाह करना होता है। जो पहचानना निर्वाह करना पदार्थ अवस्था में होता है, उससे और हायर क्वालिटी का पहचानना निर्वाह करना पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधा क्या पहचानता है? गर्मी को, सर्दी को, खाद मिला नहीं मिला, है ना। और क्या पहचानता है? प्यार क्या चीज होती है। और सूरजमुखी का पौधा 15 करोड़ मील सूरज के साथ में प्यार में हो जाता है, तो स्वर सारे दिन उसी को देखता है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। तो इसका अर्थ है पहचानने निर्वाह करने की महिमा पेड़ पौधों में पदार्थ अवस्था से और विकसित रूप में पाई जाती है, जिसमें कि पानी की कमी, पानी का कम होना ज़्यादा होना, गर्मी का कम होना ज़्यादा होना, खाद का कम होना ज़्यादा होना, आयु का ज़्यादा होना कम होना, मौसम का बदलना, और कितना सारा बैक्टीरियल एक्टिविटी है, कितना सारा केमिकल कंपोजिशन है। वो मुर्गी में बोलते हैं, मुर्गी में बोलते हैं कि उसको कोई कैल्शियम ना दिया जाए तो भी अंडा बनता है। पता नहीं भाई, सुना हुआ है। मुर्गी को कैल्शियम ना दिया जाए तो अंडा बनता है। इसका मतलब मुर्गी के अंदर एटॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यदि कैल्शियम बना है तो कैल्शियम का एटम बना है, कैल्शियम का एटम बना है और कैल्शियम उसको दिया नहीं है। इसका मतलब एक प्रकार के एटम कैल्शियम के एटम में बदल जाते होंगे। सुना है इसलिए कह रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में भी बहुत सारा केमिकल जो भी है ना होता है, तो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो कि हम अपनी लैब में नहीं कर सकते। देखो, एक कोशिका का जो भी मटेरियल है वो हमारे पास उपलब्ध है, उसका रेशो भी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हमारे मिलाने से सेल में सांस लेने की क्रिया शुरू नहीं होती है। इसलिए आज तक हम आर्टिफिशियल सेल अभी नहीं बना पाए हैं, जितनी मेरी जानकारी है। यदि हम आर्टिफिशियल सेल बना पाए होते तो हम आर्टिफिशियल ब्लड बना लेते। खून जब भी देते हैं वो किसी मानव से लेते हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल खून बनाने का कोई तरीका अभी तक नहीं है ना। आर्टिफिशियल खून प्रयोग में आ गया जानवरों। ठीक हो गया। तो खैर, तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो काम की बात कहने की इतनी ही है कि यदि शरीर को देखें, पूरे शरीर के मैकेनिज्म को देखें, तो उसमें भी पहचानना निर्वाह करना ही होता है। तो जो पहचानना निर्वाह करना पदार्थ अवस्था में एक सीमित स्वरूप में दिखाई देता है, पेड़ पौधों में उससे अधिक दिखाई देता है। अब हम गुस्से और प्यार की घटना को समझ सकते हैं। जैसे जब एक व्यक्ति गुस्से से भरा हुआ होता है, जैसे अस्तित्व में सब कुछ वाइब्रेशन है। ठीक, जब एक व्यक्ति गुस्से से भरा होता है तो उसका शरीर व्यवस्थित रहता है, आवाज व्यवस्थित रहती है, भाव व्यवस्थित रहता है, कि सब कुछ अव्यवस्थित होता है। तो एक गुस्से से भरे व्यक्ति से जो वाइब्रेशन प्रकट होगा वो व्यवस्थित वाइब्रेशन होगा कि अव्यवस्थित होगा। और जब एक व्यक्ति सही अर्थों में प्यार से भरा हुआ होता है, उसका वाइब्रेशन कैसे होगा? जैसे शोर और म्यूजिक में क्या फर्क है?
एक अव्यवस्थित ध्वनि का नाम और एक व्यवस्थित ध्वनि का नाम, और दोनों का प्रभाव अलग अलग है। तो बेसिकली वो जो गाली और प्यार करने वाला मामला है वो पहचानना निर्वाह करना ही है और कुछ नहीं। सूक्ष्म लेवल पे वो पहचानना निर्वाह करना ही है। एक तरह का जो सकारात्मक वाइब्रेशन है उसका प्रभाव सकारात्मक है, जो नकारात्मक वाइब्रेशन है उसका प्रभाव नकारात्मक है। तो इससे ये समझ में आया कि पेड़ पौधों में किसी भी प्रकार का उसको कोई जीवन चला नहीं सकता, क्योंकि उसकी वो स्थिति ही नहीं है। तो खुशी की बात यह है कि पेड़ पौधों में सुखी दुखी होने वाला कोई कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि कोशिका सुखी दुखी नहीं होती है। हमारे शरीर में भी कोशिका सुखी दुखी होती है? नहीं। एनेस्थीसिया लगाओ, किसने लगवाया एनेस्थीसिया? लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया लगाओ। कभी दांत वात में करता है, और दांत में एक इंजेक्शन लगाता है, हनुमान जी टाइप शक्ल हो जाती है। उसके बाद वो अपनी कैंची चलाता रहता है, अपन उससे बात करते रहते हैं। तो यदि शरीर में एनेस्थीसिया लगा दिया, हाथ में लगा दिया, तो आपके सामने आपकी उंगली के छोटे छोटे पीस किए जाएं, तो यदि अपने तक मैं देख रहा हूं लेकिन मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं, दर्द कोई नहीं है, मैं बात कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, लेकिन दर्द कोई नहीं है। हाँ, अब मेरी उंगली नहीं रहेगी ये तो मेरे को पता चल रहा है, उसका जो दुख होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इससे ये पता चला कि कोशिका में कोई दर्द नहीं होता है। बढ़िया। तो आप शाम का भोजन आराम से कर सकते हैं। है? जो न्यूरॉन्स होती है वो भी एक तरीके की कोशिका ही होती है, और उनका भी यही काम होता है, वो दर्द पहुंचाने का ही काम करती है। उन्हीं को होता है दर्द, तो होता है कोशिका को भी नहीं, तो दर्द फिर वो दर्द का सिग्नल पहुंचाती है, उस सिग्नल को पहचानने वाला मैं हूं। इसलिए ये तो और खतरनाक एग्जाम्पल है। ब्रेन में कुछ भी होता है वहां दर्द ही नहीं होता है, क्योंकि उसको ब्रेन सेल को दर्द नहीं हो, उधर ब्रेन वाले पार्ट में दर्द ही नहीं होता। ये किसी को पता है कि नहीं पता है? हैं? पता है? बताओ, ठीक से बताओ, माइक लो। ये अधिकांश लोगों को नहीं मालूम है। ब्रेन में दर्द के रिसेप्टर्स नहीं होते। हमारे ब्रेन की सेल्स में दर्द, ब्रेन का एक पार्ट जो है वो दर्द को पहचानता है, जो न्यूरॉन्स उसके सिग्नल लेके आते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है और उस पार्ट को वापस भेजता है कि हाँ तेरे यहाँ दर्द हो गया। बाकी ब्रेन में इटसेल्फ दर्द की कोई रिसेप्टर्स वगैरह नहीं होते। ये बात सच्चाई है, साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक हो गया? कुछ बोल रहे हैं? ठीक हो गया? तो चलो, दो नैया पार हो गई। पदार्थ अवस्था पार हो गई, प्राणावस्था पार हो गई। तो प्राणावस्था केवल और केवल कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई रचना है, उसमें सुखी दुखी होने वाला कोई कंपोनेंट नहीं होता। फिर से जोर से कह देना चाहता हूं, इस पूरे एग्जिस्टेंस में सुखी दुखी होने वाली एकमात्र एंटिटी जीवन है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि दूसरी चीज या तो सेल है या तो एटम है। यदि कोई चीज दूसरी होगी तो क्या होगा? या तो सेल है या एटम है। सेल, एटम या एटम ही वाइब्रेट करेगा ना, बिना एटम और सेल के वाइब्रेशन कहां से आएगा? तो वाइब्रेशन कहीं से आएगा तो कोई एंटिटी है, उसका प्रभाव का नाम वाइब्रेशन है। अपने आप में वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। कौन? जैसे धरती, भाई धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है, तो इसमें कोई जीवन घुमा रहा है क्या इसको? तो कोई चीज चलती है तो हम बोलते हैं कि इसमें कोई चेतना है। तो वो जो प्रभाव है वो कुल मिला के एटम मॉलिक्यूल। भाई एटम मॉलिक्यूल, लोहे का एटम लोहे को पकड़ रखा है। हाँ, तो पदार्थ में भी पहचानना निर्वाह करना है, पेड़ पौधे में भी पहचानना निर्वाह करना है। हाँ, तो क्योंकि वो सेल है, सांस लेना, मल्टीप्लाई करना, उसमें वो गुण है, उसके आधार पे उसका जो पैरामीटर्स है वो ज्यादा है।
बेसिकली पहचानना, निर्वाह करना। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, हाँ अब चलते हैं धीरे धीरे। अभी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, और थोड़ा और भी एक चीज़ ऐड करता हूँ कंफ्यूजन में। पानी एक पदार्थ है, राइट? हाँ, पानी के अंदर भी अभी एक्सपेरिमेंट बोला जा रहा है कि पानी के अंदर भी मेमोरी होता है, और वो मेमोरी हमारे भाव से, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव भाव से पानी में ही मेमोरी नहीं होता है, चांद के पास भी मेमोरी है, और धरती के पास भी मेमोरी है, और सबके पास मेमोरी है। तो यदि हम ऐसे डिफाइन करेंगे तो चांद 3600 किलोमीटर की स्पीड से लगातार धरती को याद रखता है ना, इसके बाजू घूमना है। हाँ? भाषा भाई, चांद लगातार ध्यान रखता है ना मेरे को धरती के साथ रहना, पीछे छूट नहीं जाता है, तो उसके पास भी कोई मेमोरी है। इसका मतलब है किसी प्रभाव को हम मेमोरी के रूप में पहचान रहे। बट मेरे को लगता है दो टाइप की मेमोरी है। एक है मसल मेमोरी बोलते हैं, जो ऑटोमेटिक होने लगता है। तो मेरे को लगता है जो हम लोग पृथ्वी की मेमोरी बोलते हैं, विच इज़ मोर ऑफन दैट काइंड ऑफ मेमोरी। और जो पानी वाली मेमोरी है वो हम लोग हमारे सूक्ष्म भाव से अफेक्ट कर पानी सकते हैं। केवल पदार्थ नहीं है, पानी पदार्थ और प्राण अवस्था के बीच की कड़ी है। वो पदार्थ अवस्था से ऊपर है, प्राण अवस्था के लिए पृष्ठभूमि है। पानी इस धरती का सबसे बड़ा केमिकल है, पानी इस धरती का सबसे बड़ा रसायन है, और किसी भी धरती पे पानी मिलने का मतलब है कि वहां पे सेल फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको जीवन विज्ञान, जिसको जीवन बोलता है, लाइफ। ठीक हो गया? धीरे 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 पचाओ। कहीं पर ये पढ़ा था कि जीवन की भी एक मेमोरी है, सारे कॉस्मिक लाइफ की, और ये कहाँ रहती है, ये भी तो कहीं स्टोर होती होगी। कल चर्चा करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि ये पानी में मेमोरी जीवित रहती है, ये किसी साइंस में पढ़ा था। पता नहीं, कल समझेंगे तब देखेंगे कि कहाँ रहती है। हाँ जी, तो दो पॉइंट हमने क्रॉस कर लिए कि पदार्थ अवस्था में पहचानना, निर्वाह करना होता है, और पेड़ पौधे में पहचानना, निर्वाह करना होता है, जिसके कारण वो तमाम एक्टिविटीज़ जिनको हम सुखी दुखी होता है या उसके भीतर गुस्से और उसका प्रभाव होता है, वो सब हमने देखा। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे मच्छर, जोंक, मधुमक्खी है, तितली टाइप, ठीक। तो ये जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं या छोटे ये जो कीट पतंगे हैं, अब सवाल ये होता है कि इनको जीवन चलाता है कि नहीं चलाता है। वो जीवन जो मैं हूँ, आप हैं, जो इस शरीर को चला रहे हैं, या एक कुत्ता अपने कुत्ता शरीर को चलाता हुआ एक जीवन है, क्या वही जीवन जिसमें मानने की और भयभीत होने की घटना होती है, सुखी दुखी होने की घटना होती है, क्या वो एक मच्छर शरीर को चलाता है? क्या चला सकता है क्या? तो तीनों कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। मच्छर शरीर में विकसित मस्तिष्क होता है, अविकसित होता है, अविकसित होता है, विकसित नहीं होता है, एक कंडीशन। दूसरा, मच्छर को कुछ सिखा सकते हैं? ये हमारे पालतू मच्छर हैं, गेस्ट आया तो छोड़ दो, जो गेस्ट पसंद ना हो, है? हाँ, वो आपने सिखाया नहीं, स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया, बोल के कुछ नहीं सिखाया। तीसरा, मच्छर भयभीत होता है कि नहीं? हाथ उठाओ। होता है, होता है, हाथ उठाओ। देखो, एक IRS ऑफिसर का मानवीयकरण कैसे होता है। दो माइक लिए हाथ में, कौन बोले किसको पकड़ा दूं। जय हो भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसका मतलब आशा की किरण सब जगह है।
है ना? ऐसे देख के लगता है अपने ही जैसे लोग हैं, फिर इनके ऑफिस में जाओ तो अलग टाइप का लगता है? नहीं, इनके नहीं लगता होगा। हाँ जी। इंसेक्ट्स में एक गुण और है, पता नहीं वो ब्रेन का काम है क्या है, वो पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को काटते हैं। जैसे मच्छर ओ पॉजिटिव पहचानना, निर्वाह करना, सबसे ज्यादा ओ पॉजिटिव को काटेंगे। पहचानना, निर्वाह करना, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है। कोई भी ले सकता है उसका। हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मच्छर को मारने से क्या होता है? वहीं बैठता है कि फिर वहीं बैठता है, फिर आके वापस वहीं बैठता है। इससे ये समझ में आता है कि मच्छर प्रभावित होता है कि मच्छर भयभीत होता है। तो मच्छर भयभीत नहीं होता है, केवल हमारे हाथ हिलने से जो हवा हिलती है उसको पहचान के वाइब्रेट उससे प्रभावित होता है। तो मच्छर भयभीत नहीं होता, मधुमक्खी भयभीत नहीं होता, तालाब की छोटी मछली भयभीत नहीं होती, लीच जोंक को कुछ भी भयभीत नहीं होता। ना ये भयभीत होता, ना इनको कुछ सिखाया जा सकता, ना इसमें विकसित मस्तिष्क है। इससे सिद्ध होता है तमाम तरह के ये कीट पतंगे अविकसित ब्रेन से संचालित है, इनको जीवन नहीं चलाता है जो जीवन मैं और आप है। ऐसा कोई इसलिए कीट पतंगे में इन तमाम चीजों में कोई सुख दुख नहीं होता है। मधुमक्खी को ट्रेन नहीं करते। जैसे चींटी को चीनी डालने से चींटी आती है, ऐसे ही मधुमक्खी भी आती है। तो हम उसको ट्रेन नहीं कर सकते, तो भैया डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते। इन सबको खाना भी तो वेजिटेरियन ही हो गया। फिर ही आता है सवाल, आपका ठीक है, सवाल में कोई गलती नहीं है, लॉजिक में कोई गलती नहीं है कि जिन शरीर को जीवन चलाता है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं किसी के घर गया, उसने मेरा नाश्ता कर लिया। तो किसी की गाड़ी छीन ली अपनी यात्रा के दौरान और वो सुखी दुखी होता है, ये तो शुद्ध अपराध है। तो किसी ऐसे जीव को मार के खाना जिसको कि कोई जीवन चलाता है, वो तो शुद्ध रूप से गलत हो गया, क्योंकि उधर तो पीड़ा और दुख देने का काम हमने किया है। तो ये तो एक लॉजिक हो गया। अब इसका मतलब जिन मछली को, छोटी मछली को, भाई जैसे डॉल्फिन है, व्हेल है, इनमें तो बोलते हैं कि इनको तो सिखा सकते हैं और वहाँ तो जीवन है, ये तो साफ पता है, ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन तालाब की छोटी मछली, उसको तो जीवन नहीं चलाता है, तो क्या उसको मार सकते हैं? फिर सवाल यहाँ पे संदर्भ ये खड़ा होता है कि मानव शरीर की रचना के हिसाब से ये शरीर बेसिकली नेचर में शाकाहारी शरीर है कि मांसाहारी शरीर है? तो उसके फिर बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं शरीर की बनावट में, दांत की बनावट, छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई का रेशो, और कुछ चीज़ें हैं, है ना, होठों से पानी पीना कि जीभ से पानी पीना। जो मांसाहारी पशु हैं वो सब जीभ से पानी पीते हैं, शाकाहारी जितने भी है वो होठ से पानी पीते हैं। मांस को पचाने के लिए ज़्यादा समय लगता है, इसलिए छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई का जो रेशो है वो मांसाहारियों में एक जैसा है, शाकाहारियों में एक जैसा है। जब इन सारे अंतर को मिला के देखते हैं तो मानव का शरीर बायोलॉजिकली शाकाहारी है। ऐसा बोल के आपको शाकाहारी होने का प्रवचन नहीं दिया जा रहा है। आप मांस खाते हैं, खाते रहिए, खाते हैं तो खाते रहिए, लेकिन क्या करना है? केवल इतना ही करना है कि मानव में आचरण से, ज्ञान से उसका आचरण बदलेगा या आचरण से मांस बदल जाए, आचरण से उसका ज्ञान आएगा। तो मानव ज्ञान मतलब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि चप्पल लाइन में लगाने से विचार लाइन में नहीं लगते। विचार लाइन में लगने से चप्पल लाइन में लग जाती है। तो यदि हमारी समझ बढ़ेगी
और जीवन तृप्ति आएगा, जीवन का समझ आएगा, तो आप स्वयं तय करेंगे कि क्या उचित है क्या अनुचित है। इसलिए किसी भी प्रकार का उपदेश यहाँ से नहीं दिया जा रहा है, केवल डेटा और जो तथ्य है वो आपके सामने प्रस्ताव रूप में रखा जाता है। हाँ जी, माइक। छोटी सी एविडेंस शेयर करना चाहता हूँ। हाँ। जो मांसाहारी है ना, वो कच्चा मांस खाते हैं या गला हुआ मांस खाते हैं। इंसान कच्चा या गला हुआ मांस नहीं खा सकता, वो पका के ही खाता है। वो अपने आप को सोचता है कि मैं मांसाहारी हूँ, इसलिए क्योंकि जहाँ पर वनस्पति की उपलब्धता नहीं थी वहाँ पर मांसाहार खाना शुरू कर दिया इसलिए। लेकिन कच्चा मांस इंसान नहीं खा सकता आज भी। अच्छा। और बाकी जो भी, हाँ, नहीं खा सकता। आदिकाल में खाता ही होगा जब आग नहीं पहचाना था। आदिकाल में खाता होगा ना, मजबूरी नहीं होगी उस वक्त। लेकिन डिजाइन जो आप बात करते हैं ना, एविडेंस जो बायोलॉजिकल डिजाइन के हिसाब से जो मांसाहारी जानवर है ना, वो आदिकाल में भी और आज भी कच्चा मांस ही खाते हैं। ये कहना चाह रहा था। आओ, आज भी खाते हैं। चाइनीज तो आज भी खाते हैं और जो पका के खाते होंगे। कच्चा नहीं खाते। कच्चा नहीं खाते। कच्चा मांस खाने वाला इंसान कोई किसी ने देखा हो तो मुझे बताइए। कच्चा मांस एस्किमो लोग खाते हैं। एस्किमो का मतलब ही कच्चा मांस खाने वाला होता है, जो बेफिन लैंड और उसके आसपास रहते हैं। हो सकता है। कोई बात नहीं, तो सूचनाओं का आदान प्रदान है, करते रहिए। भैया एक क्वेश्चन है। एक हाँ जी, नमस्कार। जो मानव का जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उनको अगर मतलब स्टार्टिंग से उसको भी भय नहीं लगता, उसको कितना ऊपर उठा लो वो हंसता रहता है। ऐसा नहीं, वो भयभीत होते होते हंसता है। भयभीत हो गया हंसता है। होता है। तो जैसे आग है, जब तक उसको लगेगा कि जैसे छोटा बच्चे को नहीं पता है कि आग में हाथ डालना है कि नहीं डालना है, ऊंचाई से गिरना है कि नहीं गिरना है, क्योंकि उस समय तक उसके पास वो डाटा ही नहीं आया है। एक बार गिरता है तो पहचान लेता है। अच्छा, फिर उसको पहचानने लगता है कि ऊंचाई नीचाई का क्या मतलब है। तो जीवन जो है जीरो से शुरू करता है। महापुरुष भी होगा, यदि शरीर यात्रा शुरू करेगा तो उसको भी वही होगा। वो भी चलना सीखेगा, भाषा सीखेगा, ऊंचाई नीचाई सीखेगा, आग को पहचानेगा, इसको पहचानेगा। तो जब बच्चा है उसके पास रेफरेंस पॉइंट जीरो है। फिर जैसे जैसे वो कोई चीज़ को पहचानता है, उसके चित्रण में वो मेमोरी स्थिर होती जाती है, फिर उसके आधार पे बिहेव करता है। ये गर्भ से क्यों नहीं पहचान पाया वो टच? गर्भ से इसलिए नहीं पहचान पाया कि गर्भ में ऐसा कोई परस्परता उपलब्ध नहीं है। गर्भ की परस्परता उपलब्ध है, इसलिए गर्भ से बाहर आते ही रोने का बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ जितना सेफ माहौल था उससे कोई भिन्न माहौल उसको मिला है। एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। भयभीत और प्रभावित दोनों का डिफरेंस। भयभीत और प्रभावित का मतलब है, कभी आपने देखा है वो घर में से कोई छोटा सा छेद रहता है, धूप अंदर आती रहती है, उसमें बहुत सारे कण तैरते रहते हैं, उसको फूंक मार दो, सब प्रभावित हो जाते हैं। वो कोई उड़ने लगे हैं, देखने लगे हैं। तो प्रभावित होने का मतलब है कि संसार में हर इकाई दूसरी इकाई से प्रभावित होती है। मेरे हाथ से बोर्ड प्रभावित हो गया है, इवन मेरी आवाज़ से भी ये हॉल प्रभावित होता है। वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन दूसरी चीज़ को प्रभावित करेगा। प्रभावित होना एक बात है, सुखी दुखी होना दूसरा बात है, ऐसा बोल रहे। तो मच्छर प्रभावित होता है, भयभीत नहीं होता है। भय होना का मतलब है कि वो जीना चाहता है और जीने पे बनाई है, तो मैं भयभीत होता हूं। तो ये पहचानने वाली चीज कि मैं जीना चाहता हूं, ये जीवन है। तो फिर से बोल देता हूं, पूरे एग्जिस्टेंस में, पूरे ब्रह्मांड में सुखी दुखी होने वाली एकमात्र इकाई जीवन है। पूरे अस्तित्व में दृष्टा, कर्ता, भोक्ता, जिसमें देखने का सामर्थ्य है, जिसमें करने का सामर्थ्य है, निर्णय पूर्वक करने का सामर्थ्य है, जिसमें सुख दुख को भोगने की स्थिति है, वो केवल एकमात्र इकाई जीवन है। शरीर को चलाने वाली इकाई है मैं हूं, आप हैं, या पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन भी है। बढ़िया,
सर एक कंफ्यूजन है, आपने एक चीज पहले ऐसे बताई थी कि जो जीवन पशु शरीर को चलाता है, हाँ, उसके अंदर केवल ये रहता है कि उसको जिंदा रहने का रहता है, हाँ, उसको ये रहता है कि मैं मर ना जाऊं, हाँ, उसके एक्शन उस तरीके से रहते हैं। और अभी आप ऐसा कह रहे हैं कि जीवन अकेली ऐसी एंटिटी है जो सुख दुख को पहचानती, तो क्या ऐसा कहा जाना चाहिए इसको कि जो डेवलप्ड ब्रेन है उसके साथ वाला जीवन सुख दुख को पहचानता है, और जो अंडर डेवलप्ड है या पूरा डेवलप नहीं हुआ है वो सुख दुख को नहीं पहचानता, ऐसा कहा जा सकता सुख है? दुख को पहचानने वाली एंटिटी एकमात्र जीवन है। यदि ब्रेन डेवलप्ड है तो ही वो उस शरीर को चला सकता है। बिल्कुल वैसे ही है, यदि गाड़ी में क्लच प्लेट एक्सीलरेटर नहीं है, हैंडल नहीं है जी, तो मैं सीट पे बैठ सकता हूं, कर कुछ नहीं सकता। जी, समझ में आया? मतलब एक कोई डॉग है, कुत्ता है, तो वो भी ऐसा, मतलब उसको भी कुछ हद तक ऐसा लगता होगा सुख दुख, या बिल्कुल नहीं लगता है? पूरा ही लगता है। अच्छा, जब डॉग की बात कर रहे हैं, आगे आते ना, उधर आते। जी जी, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राण अवस्था में भी पहचानना होता है, निर्वाह करना होता है, दोनों सेम ही है, क्योंकि मूलतः एटम मॉलिक्यूल है। हाँ जी, सब साथ में चल रहे? तो अब ये समझ में आ गया कि पशु का शरीर और मानव का शरीर मूलतः कोशिका से बनी हुई रचना है। शरीर की बात कर रहे हैं, इसलिए वो तो प्राण अवस्था में ही निबट गया। क्या मतलब? मैं ये तय कर सकता हूं कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, और मैं ये भी तय कर सकता हूं कि अब मैं जहर खाना चाहता हूं। मैं ये भी तय कर सकता हूं कि अब मैं जहर खाना चाहता हूं, और मैं निर्णय पूर्वक ठंडे दिमाग से एक वीडियो बना के उसके बाद जहर खा सकता हूं। ठीक? लेकिन जहर गले के नीचे चला गया, अब मैं ये नहीं बोल सकता नहीं 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 गलती से चला गया था, असर मत करना। अब क्या होगा? अब पहचानना, निर्वाह करना होगा। अब नियम बदल गया। जब तक आपके हाथ में था तब तक आपके कंट्रोल में था मामला। अब वो पेट में चला गया तो अब मेरी मर्जी काम नहीं करेगी, कर्म स्वतंत्रता काम नहीं करेगी, अब शरीर का नियम काम करेगा। अब पहचानना, निर्वाह करना ही होगा। अब जगह बदल गई है। बढ़िया। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि यदि हम जीव पशु शरीर को चलाते हुए जीवन की बात करेंगे तो वहां पे मानना है, वहां पे मानना है, मानना के आधार पर पहचानना है, और पहचानना के आधार पर निर्वाह करना है, निभाना है। इसलिए पशु को देखेंगे तो कैसा करता है? जैसे आपने कहा कि जो उसको खाना डालने आएगा उसको अलग तरीके से पहचानता है, और जो इंजेक्शन लगाने आएगा, डॉक्टर आएगा, उसको अलग तरीके से पहचानता है, और अजनबी को अलग तरीके से पहचानता है। जैसा मानता, रिपीटेड एक्शंस के आधार पर जैसा मानता है वैसा पहचानता है, वैसा निर्वाह करता है। हम लोग कैसे करते हैं? कोई आदमी हंस के 4 बार हमसे मुस्कुरा के बात करे और थोड़ा इज्जत से बात करे तो हम उसको मान लेते हैं कि अच्छा आदमी है, और कोई थोड़ा सा कठोर बात करे तो हम मान लेते हैं उस आधार पे कि ये आदमी ठीक नहीं है। जबकि हो सकता है जो आदमी आपसे प्यार से बात कर रहा है वो किसी स्वार्थवश काम कर रहा है, बात करता है, और जो कठोरता से बात करता है वो ज़्यादा बढ़िया आदमी है, ऐसा बाद में समझ में आता है ना? इसका मतलब बिना ज्ञान के, जैसे पशु रिपीटेड एक्शंस के आधार पर किसी चीज को मानता है, हम भी रिपीटेड एक्शंस के आधार पर किसी चीज को मानते हैं। इसी को एनिमल कॉन्शियसनेस कहा गया है। पशु और हम में फर्क क्या है? पशु और हम में फर्क है, मानव में भी मानना होता है। मानव, पशु का मानना वंश विधि से होता है, मानव का मानना कल्पनाशीलता से होता है। उसके पास वैरायटी है, लेकिन क्वालिटेटिवली अंतर नहीं है। पशु का मानना वंश विधि से होता है, मानव का मानना कल्पनाशीलता से होता है,
लेकिन मानना ही होता है, मानने के आधार पर पहचानना होता है, पहचानने के आधार पर निर्वाह करना होता है, और जीने के धरातल पर या ये संज्ञानशीलता में तो मानव का जानना होता है, जानने के आधार पर मानना होता है, तो नैया पार होती है। तो इतना काम शेष है, बाकी काम नेचर में हो गया है। यहां दो बातें कह के अभी की बात को पूरा करते हैं। जब पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन शरीर चला सकता हूं इतना ही प्रमाणित करता है, शरीर चला सकता हूं इतना ही प्रमाणित करता है, इसलिए उसमें केवल प्राण भय होता है। पशु में केवल प्राण भय होता है, एक ही भय होता है। मानव में कितने भय होते हैं? मानव में 4 भय होते हैं। पशु शरीर में मैं शरीर चला सकता हूं इतना ही प्रमाणित करता है। मानव शरीर में जीवन स्वयं के होने को प्रमाणित करता है। मैं हूं, स्वयं के होने को प्रमाणित करता है। इसका मतलब स्वयं के होने का मतलब मैं हूं मतलब जीवन हूं, मतलब जीवन हूं मतलब कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता है मतलब समझ सकता हूं। जीवन की एक ही मौलिकता है, जीवन ना मेल है ना फीमेल है। मैं मेल भी नहीं हूं, मैं फीमेल भी नहीं हूं, मैं बस समझ सकता हूं, समझपूर्वक सुखी होता हूं, नहीं समझता हूं तो दुखी होता हूं, मैं बस इतना ही हूं। तो पशु शरीर को चलाते हुए मैं स्वयं के होने को प्रमाणित करता हूं, अपनी समझ को प्रमाणित करता हूं। इसलिए मानव में प्राण भय तो पाया ही जाता है, प्राण भय के साथ साथ धन भय पाया जाता है, उसके साथ साथ मान भय पाया जाता है, उसके साथ साथ पद भय पाया जाता है। 4 भय मानव में इसलिए पाए जाते हैं कि वहाँ जीवन मैं स्वयं के होने को प्रमाणित करता हूँ, और जब भी मेरे होने में दिक्कत आती है मैं परेशान होता हूँ। कोई मेरे को सम्मान देगा कि नहीं देगा, ठीक, पैसा मेरे पास रहेगा कि नहीं रहेगा, तो पैसे के साथ मैंने सम्मान को भी जोड़ा है। यदि पैसे के साथ मैंने सम्मान को नहीं जोड़ा है तो पैसे के कम ज़्यादा होने से मैं उतना परेशान नहीं होता हूँ। ये पैसा उतना परेशानी का कारण नहीं है। बात समझ में आ रही? पैसे में ज़्यादा परेशान होना इसलिए है कि पैसे के साथ में इज्जत भी जुड़ी है ना। जैसे यदि मैंने पैसे के साथ में इज्जत को नहीं जोड़ा है, तो जब हम लोग कॉलेज से, अच्छा ब्रेक हो गया ना, जब हम लोग कॉलेज से निकल गए तो जो लोग, अधिकांश लोग अमेरिका चले गए, तो जिनको अच्छी जॉब मिली है वो जोर से अपने सीवी में लिखते हैं, और जिनको अच्छी कंपनी नहीं मिली है वो उधर ठीक से मेंशन नहीं करते। तो बड़ा एक आपस में स्ट्रगल रहता है कि, है ना। इसलिए क्या बोलते हैं, पुरुषों से उनकी सैलरी और महिलाओं से उनका जॉब नहीं पूछना, महिलाओं से उनका उम्र नहीं पूछना है। ये अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि दोनों का सम्मान भारी तरीके से जुड़ा। इससे सिद्ध होता है कि संसार जिंदा रहने के धरातल पर जीता है। जीने की जगह में आएगी तो एज का भी कोई मतलब नहीं है और पैसे का भी कोई मतलब नहीं। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास पैसा कितना है, मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूं। तो मैं ये कहना चाहता था कि हमारा पैसे से बहुत ज़्यादा प्रभावित होना इस बात से जुड़ा हुआ है क्योंकि पैसे से मेरी इज्जत जुड़ी हुई है। तो जब मेरे दोस्तों में बात चलती थी, वो इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, मैं देखो जब तुम लोग परेशान हुआ करो तो मेरे को याद कर लिया करो, मैं तुमसे सबसे कम कमाता हूं। तो बोले यार तू तो अलग है। तो मैं शुरू से इन्होंने जात बाहर कर रखा हूं। भाई एक आदमी कह रहा है भी मैं तुमसे घोषित रूप से सबसे कम कमाता हूं, बैंक बैलेंस 0, कोई सेविंग नहीं, खुले आसमान के नीचे आराम से जीते हैं, कोई असुरक्षा नहीं होती,
बढ़िया काम चलेगा। 1000 करोड़ वाला आए, 500 करोड़ वाला आए, PM आए, CM आए, अपनी दम क्या है? अपनी दम क्या है? तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा कोई पद नहीं चाहिए, तुम्हारा कोई धन नहीं चाहिए। सद्बुद्धि होगी तो मिलके साथ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। कितने आराम का काम।